गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 15 जून के करंट अफेयर। इससे पहले हम लोग 13 जून के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। कल का हमारा पहला क्वेश्चन था, मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है। तो एज यूजुअल आप सभी लोग जानते हैं कि प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है, मुंबई है। अगर हम लोग पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में हांगकांग सबसे महंगा शहर है प्रवासियों के लिए। और जो मुंबई हम लोग बात कर रहे हैं कि भारत का सबसे महंगा शहर है, यह विश्व का 60वां सबसे महंगा शहर और एशिया का 19वां महंगा शहर है। चलिए, पहले नंबर पे तो मुंबई आ गया। दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे दिल्ली है और तीसरे नंबर पे है चेन्नई। तो याद रखिएगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है। विश्व में हांगकांग नंबर 1 पे है, सेकंड पे तुर्कमेनिस्तान का अशगाबाद है और भारत की बात करें तो मुंबई नंबर 1 पे, उसके बाद नई दिल्ली और उसके बाद है हमारा चेन्नई। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 9.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। फिर हमारा वंशधारा जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य का विवाद है? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के मध्य का विवाद है वंशधारा जल विवाद। अगला क्वेश्चन हमारा, किस जहाज निर्माता ने कोस्ट गार्ड के लिए आईसीजीएस कनकलता बरुआ नामक फास्ट पेट्रोल वेसल डिलीवर किया है? तो इसका नाम है गार्डन रीच सिबिलियर्स एंड इंजीनियर्स। फिर हमारा दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी सड़क दारबुक से अंतिम भारतीय ग्राम श्योक तक लगभग कितनी किलोमीटर लंबी है? तो ये करीब 255 किलोमीटर लंबी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं किशन रेड्डी। फिर हमारा कि 2015 की गणना के अनुसार यहाँ पे जो एशियाई शेरों में वृद्धि दर्ज की गई है, एक सबसे ज़्यादा कहाँ पे दर्ज की गई है? तो ये दर्ज की गई है गुजरात में। ठीक। उसके बाद हमारा कि किस केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? किसे? तो इनका नाम है जावेद इकबाल वानी। उसके बाद हमारा कि भारत सरकार ने बांस के आयात पर लगने वाले सीमा शुल्क को 10% से बढ़ा करके कितना कर दिया है? 25%। फिर हमारा कि केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में किन राज्यों को क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे चंडीगढ़, दिल्ली और अंडमान द्वीप समूह को पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अब हमें ये भी देखना होगा कि आखिर ये जो रैंक दिया गया है किसमें दिया गया है? तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है। जिसमें अगर हम लोग बड़े राज्यों की बात करें तो गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र शीर्ष पे हैं। छोटे राज्यों में गोवा, मणिपुर, मेघालय हैं और केंद्र शासित में चंडीगढ़, दिल्ली और अंडमान द्वीप समूह हैं। ठीक। अब हम लोग शुरू करेंगे आज का क्वेश्चन। उससे पहले मैं चाहूँगी कि जिन लोगों ने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया वे इस पेज पे कहीं भी क्लिक करें और वो ऐप के लिंक पे उनको प्ले स्टोर में ओपन करेगा। वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड करके स्टडी 91 द्वारा प्रोवाइड किए गए सभी मटेरियल्स को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप रेटिंग और रिव्यू करना मत भूलिएगा। चलिए, अब हम लोग आते हैं महत्वपूर्ण दिवस को लेकर के। पहला क्वेश्चन हमारा किससे है? महत्वपूर्ण दिवस से। देखते हैं यहाँ पे राइट आंसर क्या होता है हमारा। सबसे पहले हमारा विश्व महासागर दिवस। तो मैंने आपको बहुत पहले ही पढ़ा दिया था विश्व महासागर दिवस के बारे में कि ये कब आता है। ये आता है हमारा 8 जून को। ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा? ए डी। अब डी किस में है? डी है हमारा ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है। तो यहीं से अगर हम लोग एनिमिलेशन थ्योरी जानते होंगे तो यहीं से हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। दूसरा हमारा विश्व पर्यावरण दिवस, ये कब है? 5 जून को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, इसका सूचकांक भी जारी हुआ। मैंने आपको बताया था ये कब है? ये है 7 जून को है। ठीक है। यहाँ गलती से दिवस लिख गया है, यहाँ पे क्या होगा? 7 जून होगा। ठीक है। फिर है हमारा बाल श्रम विरोधी दिवस। तो ये कब है? 12 जून को। ठीक। तो लेटेस्ट डाटा क्या है हमारा कि बाल श्रम विरोधी दिवस कब है? 12 जून को है। याद रखिएगा। ठीक। अभी हम
यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस, तो ये कब मनाया जाता है? 12 जून को। बाकी सारे दिवस तो हम लोगों ने पढ़ लिया था वन बाय वन। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई है। इसकी शुरुआत हुई है सन 2002 में। किसने किया है? तो संयुक्त राष्ट्र की संस्था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, जिसे हम लोग जानते हैं ILO के नाम से शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, इस बार इसकी थीम क्या है? प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन फ्रॉम चाइल्ड लेबर मोर देन एवर। ठीक, अगर हम लोग UN रिपोर्ट की बात करें तो दुनिया में करीब 152 मिलियन, बोले तो 15 करोड़ 20 लाख बच्चे बाल श्रम कर रहे हैं। इसमें से जो 72 मिलियन बच्चे हैं, जिसे हम लोग 7 करोड़ 20 लाख बच्चे के गणना कर सकते हैं, ये खतरनाक काम कर रहे हैं। ठीक है, जबकि तरह तरह की पॉलिसीज चल रही हैं कि बच्चों को बाल मजदूरी में ना लाया जाए। ठीक है, और ओवरऑल अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में करीब 10 मिलियन से अधिक बाल मजदूर हैं। ठीक, तो यहाँ पे इस चीज़ को लेकर के जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस काफ़ी टाइम से मनाया जा रहा है, और ख़ासकर अब जब कोरोना का टाइम आ गया है, ठीक है, तो यहाँ पे और भी बच्चों के लिए कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। अब जून की इम्पॉर्टेंट डेज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एक बार यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं वन बाय वन। जैसे हम लोगों ने मई मंथ में, लास्ट मंथ में हम लोगों ने रिवाइज किया था। 1 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व दूध दिवस मनाया जाता है 1 जून को। ठीक, और राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। ये मैंने आपको यहीं इसलिए बता दिया क्योंकि विश्व दूध और राष्ट्रीय दूध दिवस दोनों अलग अलग डेट को मनाए जाते हैं। उसके बाद है हमारा तेलंगाना स्थापना दिवस। तो आपको पता है 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना एक स्टेट बना था। अगला हमारा साइकिल दिवस, तो 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। ठीक, उसके बाद है हमारा कि आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये मनाया जाता है 4 जून को। 5 जून को तो सबसे इम्पोर्टेंट दिवस मनाया जाता है जून महीने का, विश्व पर्यावरण दिवस। 7 जून को खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 8 जून को 2 महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। एक तो महासागर दिवस मनाया जाता है, दूसरा मनाया जाता है ब्रेन ट्यूमर दिवस। और 12 जून का हम लोगों ने पढ़ लिया है कि बाल श्रम निरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत ने कोविड-19, मलेरिया और गठिया के इलाज के इस्तेमाल में होने वाली किस दवा को निर्यात को पूरी तरह से प्रतिबंध हटा दिया है? तो यहाँ पे आप सभी को पता है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा थी, जिस पे कई बार प्रतिबंध लगाया भी गया, कई बार इस पे प्रतिबंध हटाया भी गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री हमारे DV सदानंद गौड़ा, इन्होंने कहा कि API और फॉर्मुलेशन के निर्यात से प्रतिबंध भी हटा दिए गए हैं। ठीक, इस दवा पर कॉमर्शियल निर्यात पर 25 मार्च को रोक लगाई गई थी। भारत में अप्रैल से जनवरी 2019-20 में 1.22 अरब डॉलर के हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन API यानी कि एक्टिव फार्मा इंटीग्रेडिएंट का निर्यात किया गया था। इस दौरान इस दवा से बने फॉर्मुलेशन का 5.50 अरब डॉलर का निर्यात किया गया। ठीक, दवा पर WHO के ट्रायल पर बैन हटने के बाद से डिमांड बढ़ गया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र ने कोविड-19 के चलते दुनिया के कितने करोड़ बच्चों के गरीबी के गर्त में जाने की आशंका लगाई है? तो यहाँ पे 4.9 करोड़ बच्चों को गरीबी के गर्त, 4.9 करोड़ लोगों को, अभी हम लोगों ने बाल श्रम विरोधी बच्चे दिवस पढ़ा है ना, तो वहाँ पे बार बार बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि 4.9 करोड़, क्योंकि बच्चे तो क्या है, अभी भले ही काम कर लेते हैं लेकिन अभी राष्ट्रीय आय की गणना में उनका थोड़ा आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4.9 करोड़ हो जाएगा लोग हैं जो गरीबी के गर्त का सामना करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। इन्होंने 9 जून को यह जानकारी दिया। इसके साथ साथ इन्होंने चेतावनी भी दिया कि अगर तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो भीषण वैश्विक खाद्यान्न आपात स्थिति का जोखिम बढ़ेगा। दुनिया की 7.8 अरब आबादी को भोजन के लिए पर्याप्त से अधिक खाना है, लेकिन वर्तमान में 82 करोड़ से ज़्यादा लोग भूखमरी के शिकार हैं। 5 वर्ष की आयु से कम के नीचे 14.4 करोड़ बच्चों का भी विकास नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब हमें दर्शा रही हैं कि कोविड-19 का इतना बुरा प्रभाव पड़ा है और लोगों को सही समय पर सही कदम उठाने की ज़रूरत है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2020 में यूनिवर्सिटी कैटेगरी में पहले स्थान पे कौन सा संस्थान है? तो इसमें है IISc बैंगलोर। अब इसमें टोटल कुल 10 तरह की रैंकिंग दी गई है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन जाएगा ये, ठीक। तो देखिए इसको जारी किसने किया है? तो हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने 11 जून को इसको जारी किया। इसमें 10 तरह की रैंकिंग है। पहले 9 रैंकिंग जारी की जाती है, बाद में इस बार एक और इसमें ऐड कर दिया गया है। यह भारत में उच्च शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग का लगातार 5वां संस्करण। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात किया कि जो उच्च शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग जारी की जा रही है, ये उसका 5वां संस्करण है। वर्ष 2020 में इसका कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया है? 5वां संस्करण। अब है क्या कि इसमें मैंने आपको बताया कि पहले सिर्फ 9 रैंकिंग जारी की जाती थी, लेकिन इस बार एक और श्रेणी शामिल किया गया है, डेंटल श्रेणी, ठीक है। तो इस वर्ष कुल श्रेणियों की संख्या कितनी हो गई है? 10 हो गई है, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सी श्रेणी में कौन नंबर 1 पे आया। जैसे अगर हम लोग समग्र श्रेणी की बात करें, जिसमें हम लोग ओवरऑल की बात करें, तो इसमें पहला स्थान किसको है? IIT मद्रास को। उसके बाद किसका है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। तीसरे स्थान पे कौन है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, ठीक। परेशान मत होइएगा, इसका PDF आपको मिल जाएगा। आप ऐप के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको याद रख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे विश्वविद्यालय में। तो विश्वविद्यालय में पहला स्थान अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु का है। दूसरा है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली, दूसरे स्थान पे है। तीसरा विश्वविद्यालय है BHU, जो कि कहाँ पे है? बनारस में है BHU। अब देखते हैं हम लोग इंजीनियरिंग के सेक्टर में। तो इंजीनियरिंग में क्या है? IIT मद्रास नंबर 1 पे है, फिर IIT दिल्ली है और तीसरे स्थान पे क्या है? IIT बॉम्बे है। प्रबंधन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद है। उसके बाद क्या है हमारा? भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलोर है और तीसरे नंबर पे है भारतीय प्रबंधन संस्थान कोलकाता, ठीक है। इसको याद रखिएगा। कॉलेजेस की बात करें तो नंबर 1 कॉलेज कौन सा है? मिरांडा हाउस, जो कि कहाँ पे है? दिल्ली में। दूसरे पे है लेडी श्री राम कॉलेज फॉर विमेन नई दिल्ली। तो यहाँ पे अगर आप एक देखेंगे तो तीनों कहाँ के? नई दिल्ली के। हिंदू कॉलेज है तीसरे रैंक पे, ठीक। अगला हमारा फार्मेसी की बात करें तो फार्मेसी में है जामिया हमदर्द नई दिल्ली नंबर 1 पे। दूसरा है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। उसके बाद तीसरा हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ये कहाँ पे है? मोहाली में स्थित है, ठीक। उसके बाद आता है हमारा मेडिकल। तो मेडिकल में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, ये नंबर 1 पे है। दूसरा हमारा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़। तीसरा हमारा क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर। वास्तुकला की बात करें तो यहाँ पे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर नंबर 1 पे है। दूसरे स्थान पे यहाँ पे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की है और तीसरे पे है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट, ठीक। चलिए 2 और देख लेते हैं। लास्ट के 2 बचे हैं हमारा, ज़्यादा नहीं है अब हमारा, ठीक है। तो कानून में नंबर 1 पे कौन सा है? नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। दूसरा हमारा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नई दिल्ली। तीसरे नंबर पे हमारा नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद। उसके बाद डेंटल की बात करें तो पहले स्थान पे है मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज दिल्ली। दूसरे पे है मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज उडुपी। तीसरे स्थान पे है डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ पुणे, ठीक। याद रखिएगा इसको। अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की कि हाल ही में फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में शीर्ष पे कौन है? तो ऑल ओवर जैसे हम लोग जानते हैं कि शीर्ष पे हमेशा कौन सा आता है? बेल्जियम आता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बेल्जियम। टॉप 3 कंट्री कौन सी है? पहले नंबर पे बेल्जियम है, फिर है फ्रांस और थर्ड पे हमारा ब्राज़ील है। चलिए भारत को पीछे नहीं छोड़ते हैं। भारत 108वें रैंक पे है और जो हमारा 2023 का फीफा महिला वर्ल्ड कप है, ये कहाँ पे होने वाला है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। और आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गए हैं, ये आपको बताना है कि कहाँ पे
होने वाला है। इसके अलावा अभी मैंने 2 दिन पहले आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाया था, महिला अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप का आयोजन 17 फरवरी से 17 मार्च 2021 तक कहाँ होगा? भारत में होगा। इसके अलावा 2022 में होने वाले महिला एशिया फुटबॉल कप की मेजबानी मिली है किसको? ये भी भारत को मिली है। और जिसकी मेजबानी अगर किसी देश को किसी गेम की मेजबानी मिलती है तो वो ऑटोमेटिकली उसमें क्वालिफाइड ही रहता है। ठीक, अब इसका फीफा का मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड है इसका मुख्यालय। अगला हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार की शिकार महिलाओं की सहायता के लिए उन्हें सशक्त बनाने के लिए स्त्री नामक कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू किया है हैदराबाद ने। ठीक है, हैदराबाद सिटी पुलिस और हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल के साथ मिलकर के इन्होंने महिलाओं की सहायता करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें स्त्री का फुल फॉर्म क्या है? स्त्री एक मूवी भी आई थी राजकुमार राव की, ठीक है, तो वो अलग चीज़ है। और यहाँ पे स्त्री का फुल फॉर्म है सी ट्रिम्प थ्रू रिस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, याद रखिएगा। यह कार्यक्रम महिलाओं के बचाव, सुरक्षा से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए सभी महिलाओं को एक साथ जुड़ने और पुलिस के साथ काम करने के लिए एक साझा मंच को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं को उनके अधिकारों, हक, कानून और सहायता प्रणालियों के बारे में जानकारी देना। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि किस अमेरिकी मूल के व्यक्ति ने वर्ल्ड फूड अवार्ड 2020 जीता है? तो किस भारतीय अमेरिकी मूल के व्यक्ति हैं? इनका नाम क्या है? रतन लाल है इनका नाम। और अभी मैंने आपको बताया कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया है? 7 जून को मनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। इनको प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने, खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने, मृदा केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने और इसे मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सम्मानित किया जाएगा। इसमें इनको पुरस्कार स्वरूप 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर दिए जाएंगे। ठीक, अगर हम लोग विश्व खाद्य पुरस्कार की बात करें तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, जो कि इसके नाम से ही पता चलता है, और दुनिया में भोजन की गुणवत्ता, मात्रा या उपलब्धता में सुधार करने के लिए मानव विकास को उन्नत करने वाले व्यक्तियों की उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। डॉक्टर रतन लाल द्वारा विकसित तकनीक से विश्व भर के करोड़ों किसानों को लाभ हुआ है। ठीक है, वर्तमान में डॉक्टर रतन लाल कहाँ हैं? ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत हैं। ठीक, याद रखिएगा। डॉक्टर रतन लाल ने कृषि भूमि को उर्वर बनाए रखने के लिए नई तकनीक को बढ़ावा देने के लिए लगभग 4 महाद्वीपों में 50 वर्ष से भी अधिक समय तक कार्य किया है। अगला हमारा कि उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क कहाँ पे खोला गया है? तो ये खोला गया है हल्द्वानी में। और अभी आपको पता है कि उत्तराखंड ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया है? तो चामोली जिले में स्थित है गैरसेण। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वनस्पतियों, विशेष रूप से औषधि पौधों के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तराखंड वन विभाग ने हल्द्वानी में राज्य के सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का शुभारंभ किया। या वन विभाग के अनुसार अनुसंधान विंग ने 2 वर्षों में इसको तैयार किया और लगभग 18 एकड़ में ये फैला हुआ है। इसमें पौधों की लगभग 500 प्रजातियां हैं। उत्तराखंड के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। अगला क्वेश्चन हमारा कि किस राज्य सरकार द्वारा बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की गई है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा इसको शुरू किया गया है। ठीक, यह योजना अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 12 जून को मनाया जाता है, इसके अवसर पे शुरू की। इसके माध्यम से चयनित लड़कों को 1000 और लड़कियों को 1200 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। और यदि वे बच्चे कक्षा 8, 9 या 10 पास कर लेते हैं तो उन्हें प्रत्येक कक्षा को पास करने पर 6000 रुपये की राशि दी जाएगी। राज्य में कुल 57 जिलों के 2000 बच्चे बाल श्रम विद्या योजना के पहले चरण में लाभान्वित होंगे। सीएम आपको पता ही है उत्तर प्रदेश के, और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। अगला हमारा लोनार झील के पानी का रंग गुलाबी हो गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। ठीक है, अब देख लेते हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित खारे पानी की झील है, और यह 50,000 साल पहले एक उल्का पिंड से टकराने से हुआ था, जो कि कई बार हमारे स्टैटिक जीके में क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी झील है जिसका निर्माण उल्का पिंड के टकराने से हुआ था। ठीक है, तो यह झील 1.85 किलोमीटर के व्यास में फैली हुई है, जिसकी गहराई 500 फीट तक है।
पानी खारा है, पानी के 1 मीटर के नीचे ऑक्सीजन सामान्य से बेहद कम है, बोले तो ना के बराबर है। अगर हम लोग हिंदुस्तान के पिछले साल की रिपोर्ट पढ़ें तो आईआईटी बॉम्बे ने 2019 में एक रिसर्च के रिपोर्ट में बताया कि लोनार झील में मौजूद मिनरल चांद की चट्टान में मौजूद मिनरल के समान है। ठीक। और अब पानी क्यों बदला रंग, तो यूजुअली इसका रंग आसमानी होता है, लेकिन मानसून के दौरान इसका रंग बदलता है। लेकिन इस महीने मई की शुरुआत से इसका रंग गहरा गुलाबी या कुछ हद तक लाल हो गया। पानी की रंगत बदलने से वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ साथ प्रकृतिविद और वैज्ञानिक भी हैरान थे, और जांच का काम नीरी नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट को सौंपा गया, और यह भी माना जा रहा है कि एल्गी की वजह से पानी का रंग लाल हुआ। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे, और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।